नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जीके और साइंस का सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा। किस तरह आप 3 महीने में एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस और रिवीजन भी कर लेंगे। और उसके लिए मात्र आपको एक ही बुक पढ़ने की ज़रूरत है। और यदि सचमुच में आप एनटीपीसी के जीके और जीएस को लेकर काफ़ी परेशान हैं, पीवाईक्यू या फिर फर्दर कोई भी मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो वहाँ आपका इस सेक्शन में स्कोर कम आता होगा, तो फिर ये जो वीडियो है ये आप ही के लिए बना है। ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ इस वीडियो में कवर की है कि किस तरह पढ़ाई करना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरह सेक्शन में डिवाइड करके चीज़ों को पढ़ा जाएगा, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल अपने शॉर्ट नोट्स दिखाकर आपको बताऊंगा जो मैंने रेलवे के लिए बनाया था। तो हो सकता है कि इस वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन बारीकी से चीज़ों को समझिएगा और वीडियो को यदि शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ इसमें कवर किया है। तो फिर यकीन मानिए आप एनटीपीसी एग्ज़ाम में इस सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे, ठीक ना। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी एग्ज़ाम की यदि आप प्रिपरेशन करते हो तो ये आपको भी पता है कि टेस्ट सीरीज़ लगाना कितना इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ लगाने से आपको ये पता चल जाएगा कि किस एरिया में आपको इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे कैंडिडेट टेस्ट देते हैं तो आपको ओवरऑल रैंक भी पता चल जाएगा। आपको आप कितना पानी में है, आपको कितना और पढ़ने की ज़रूरत है। टेस्ट के बाद यदि आप एनालिसिस करेंगे तो किस सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, किस में मैं ज़्यादा समय दे रहा हूँ, फर्दर उस पर ज़्यादा वर्क करके आप उसको सुधार सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है टेस्ट देने के लिए, वो है टेक्स्ट बुक। अभी फ़िलहाल में टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है। अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक का आप पास प्रो ले सकते हैं, जो कि फ़िलहाल में 699 रुपया ऑफर के अंतर्गत है। हालांकि यदि आप मेरा SCC के कोड यूज़ करते हैं तो ये 608 रुपये में ही आपको 1 साल का जो है वो टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा, जिसमें कि आपको लगभग 800 से ज़्यादा परीक्षाओं के लिए 70,000 मॉक टेस्ट देने को मिलेगा। 17,000 से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर पेपर दे सकते हैं। और अभी फ़िलहाल में रेलवे द्वारा तो बहुत सारे एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस कर दिया गया है, तो आप SCC के कोड ज़रूर यूज़ कीजिए और अपनी जो तैयारी है टेक्स्ट बुक के साथ बेहतरीन कीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे क्या करना है। सभी चीज़ों को मैंने एकदम बारीकी से लिखा है और आपको समझाया है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले मैं बात कर दूं कि देखिए टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि लिमिटेड सीट है और आपका समय भी लिमिटेड ही होता है और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सीट ज़्यादा नहीं है, तो आपका जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। रेलवे में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं, तो कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्लीज़ अपना जो टाइम है, मैक्सिमम टाइम है, वो स्टडी को ही दीजिएगा। यदि आप ठान लिए हैं कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जॉब लेना है, तो फिर आपको पढ़ाई पर ही ज़्यादा फोकस करना है, ठीक। दूसरा चीज़ अगर बात करते हैं, मैं अपने बारे में आपको बता दूँ, क्योंकि ये मैं बेहतर समझता हूँ कि यदि कोई आपको बता रहा है तो वो बताने लायक है कि नहीं, ठीक ना। क्योंकि ऐसे ही कोई वीडियो बना दिया, उसका देख लिया, उसको फॉलो करने लगे, तो ये सही चीज़ नहीं होता है। देखिए मैं अभी वर्तमान में स्टेशन मास्टर के पद पे कार्यरत हूँ रेलवे के ही थ्रू। एनटीपीसी जो 2019 में वैकेंसी आया था और जो 2023-24 में क्लियर हुआ है, तो उसी के थ्रू में CBT 1 में मेरा जो स्कोर है वो नॉर्मलाइज स्कोर 99.2 आउट ऑफ 100 था, जिसमें मेरा जीके जीएस में जो स्कोर है वो 38 मैंने सही किए थे 40 सवाल में। दो सवाल थे, उसमें मैंने एक सवाल को छोड़ दिया था, यानी अटैम्प्ट नहीं किया था, और एक सवाल मेरे गलत हो गए थे, जो कि करंट अफेयर्स काफ़ी डीप में 2018-19 का पूछ दिया था, ठीक ना। तो ये मैंने अपने खुद के बारे में बताया और मैं समझता हूँ कि मैं आपको बताने लायक हूँ। और मतलब अगर मैं बताता हूँ और इस चीज़ों को मैंने फॉलो किया है, तो यदि आप भी फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 40 सवाल जो है वो पूछा जाता है आपको CBT 1 में, और 50 सवाल पूछा जाता है जीके जीएस से CBT 2 में, ठीक। हालांकि इसमें सिर्फ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन का ही अंतर है। CBT 1 और CBT 2 में लेवल जो है वो आपका जीके जीएस का सेम ही रहता है, बराबर ही रहता है, ठीक ना। आप देखिए इस नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में भी, यानी CBT 1 के 40 प्रश्नों में भी आपको किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं ये ज़रूरी है, क्योंकि आप वेटेज जान जाएंगे ना, तो ये वेटेज जानने के बाद आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएगा आगे पढ़ने के लिए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये एक एवरेज एनालिसिस है जितने भी एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में रेलवे का, एनटीपीसी का, ठीक ना, खासकर एनटीपीसी का। उसमें 40 प्रश्नों में जो भी एवरेज है यहाँ मैंने आपको लिखा है। जैसे स्टैटिक जीके से 10 से 11 सवाल पूछे जाते हैं, जियोग्राफी से 6 से 7 सवाल पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से 6 से 7 सवाल, साइंस से 4 से 5 सवाल, पॉलिटी से 3 से 4 सवाल, आपको करंट अफेयर से 3 से सवाल पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, कंप्यूटर से भी आपको 2 से 3 सवाल रहते हैं, ठीक ना। किसी शिफ्ट में ऐसा हो सकता है कि 1-2 सवाल इधर उधर हो। ऑन एन एवरेज है, एवरेज का अर्थ आप समझते होंगे जब आप मैथ का पढ़ाई कर रहे होंगे तो, ठीक ना।
तो ये हो गया। और वेटेज जाना इसलिए ज़रूरी है कि किस सेक्शन को ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसलिए एनालिसिस करना होता है। और इसीलिए आपको ये जानना होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितना पूछता है। तो आई होप आप इस चीज़ को देख लिए होंगे। अब देखिए, मैंने जो चीज़ फॉलो किया था और जो चीज़ आपको भी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें समान हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए, इन सभी सब्जेक्ट को मैं 3 सेक्शन में डिवाइड किया हूँ। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में। ये हो गया पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। पहला सेक्शन में मैंने हिस्ट्री और स्टैटिक जीके को लिया है। दूसरा सेक्शन में मैंने जियोग्राफी और पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स को लिया है। तीसरे सेक्शन में मैंने साइंस और करेंट अफेयर्स को लिया है, ठीक ना। और प्रत्येक सेक्शन को आपको 1 से 2 घंटे देने हैं, यानी जो पहला सेक्शन है इसको भी 1 से 2 घंटे पढ़ाई करना है, दूसरे सेक्शन को भी आपको 1 से 2 घंटे पढ़ाई करना है, तीसरे सेक्शन में भी आपको 1 से 2 घंटे की पढ़ाई करनी है, ठीक ना। तो ये अगर ओवरऑल बात की जाए तो आपको 3 से 6 घंटे की पढ़ाई जो है वो जीके जीएस के लिए करना ही करना है। और यदि आप पढ़ते हैं, यदि आप जॉब चाहते हैं तो भाई इतना ज़रूर पढ़िएगा। 3 से 4 घंटा आप मान लीजिए कि मैथ दे सकते हैं, 2 से 3 घंटा आप अगर रीजनिंग दे रहे हैं तो ओवरऑल 12 घंटा होगा। तो 12 घंटे की यदि आप पढ़ाई नहीं करते होंगे तो फिर आप काफ़ी लड़कों से पीछे हो जाएंगे, ठीक। तो आप यकीन मानिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप कम से कम तो 12 घंटे की पढ़ाई ज़रूर कीजिए, ठीक। हो सकता है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो तेज़ होंगे, 4 से 5 घंटे में निकाल लेंगे, तो वो आपको ये गॉड गिफ्टेड होते हैं। बाकी आप तैयारी कर रहे होंगे, यदि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप में थोड़ा सा भी फॉल्ट होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप 6 घंटे देंगे। अब बात करते हैं कि डेली पर सेक्शन 2 टॉपिक को लेना है, यानी ये जो सेक्शन है डिवाइड मैंने किया है, इससे 2 टॉपिक, यानी इससे 2 टॉपिक, इससे 2 टॉपिक, इससे 2 टॉपिक, यानी टोटल मिलाकर 6 टॉपिक हो गए। 6 टॉपिक हो गए ना, यानी पर सेक्शन 2 टॉपिक, तो 3 सेक्शन है तो 3 सेक्शन से आपको 6 टॉपिक हो गए। तो 6 टॉपिक आपको लेना है, 6 टॉपिक आपको पढ़ना है, जिसमें जो 3 टॉपिक है वो लॉन्ग होने चाहिए और जो 3 टॉपिक है वो आपको शॉर्ट होगा, यानी 3 लॉन्ग टॉपिक और 3 शॉर्ट टॉपिक। आगे मैं फर्दर बताऊंगा कैसे क्या करना है, पर अभी फिलहाल में समझिए, ठीक ना। अब देखिए इसमें कैसे डिसाइड होगा। तो मान लीजिए किसी दिन आप हिस्ट्री का लॉन्ग टॉपिक ले लेंगे, तो किसी दिन स्टैटिक का लॉन्ग टॉपिक ले लेंगे, किसी दिन जियोग्राफी का अगर लॉन्ग लेते हैं तो इनमें से शॉर्ट ले लीजिए, या फिर किसी दिन अगर इनमें लॉन्ग लेते हैं तो जियोग्राफी का शॉर्ट ले लीजिए। तो ऐसा ही करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक ना। अब ये जो टॉपिक है ये भाई कहाँ से लेंगे, तो देखिए टॉपिक लेने के लिए मैं बता दूँ सोर्सेज के बारे में कि आप कहाँ से लेंगे। तो यदि आप पहले से पढ़े होंगे किसी भी टीचर से, तो आपने यदि सेल्फ नोट्स बनाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, या फिर किसी टीचर का नोट्स होगा, या किसी टीचर का पीडीएफ या फिर कोई टॉपर का नोट्स होगा तो वो भी बहुत अच्छी बात है, यानी बहुत बेहतर चीज़ है। यदि मान लीजिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपके पास कोई ना कोई एक बेसिक बुक होना चाहिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लूसेंट हो गया, किरण पब्लिकेशन का हो गया, क्राउन हो गया, एरिहंत हो गया, दृष्टि हो गया, और भी बहुत सारे मार्केट में पब्लिकेशन का बुक आता है। तो वहाँ से किसी एक बुक को उठा लेना है, और वहाँ जो कंटेंट दिया रहता है, विषय सूची दिया रहता है, जैसे कि आप यदि उठाएंगे कोई भी बुक तो उसमें लिखा रहेगा कि हाँ भाई प्राचीन इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक इसमें कवर किया गया, जैसे कि पाषाण काल हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, मगध साम्राज्य हो गया, आपको मौर्य वंश हो गया, गुप्त काल हो गया। तो ऐसे टॉपिक दिए होंगे। आई होप आप इस चीज़ों को, बहुत सी छोटी चीज़ है, इसको समझ रहे होंगे। तो ऐसे ही टॉपिक्स होते हैं, उसी को टॉपिक बोला जाता है, ठीक ना। और सभी चीज़ों को पढ़ना है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। ऐसे नहीं है कि कोई हाईलाइटेड टॉपिक को पढ़ लिया जाए। तो देखिए मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा संख्या में सीट रहता है ना, तो आप मतलब मेन टॉपिक को पढ़कर आप पार कर जाएंगे। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। आपके पास अच्छा खासा समय भी है, 100 दिनों के बाद भी आपको अच्छा खासा समय मिलेगा, क्योंकि पेपर जो है अप्रैल मई में होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और सभी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक। हो सकता है कि ऐसे कुछ टॉपिक होंगे जिस पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, लेकिन पढ़ना तो एक बार सबको है, ठीक। बाकी बात करते हैं करेंट अफेयर्स के लिए। तो करेंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी का जो वार्षिकांक आता है उसको ले सकते हैं, एडिटोरिया का वार्षिकांक ले सकते हैं, या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल को, आप एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक आप काम कर सकते हैं, ठीक ना। सबको नहीं करना है, किसी एक को। साइंस के लिए अगर बात करते हैं तो देखिए साइंस सेक्शन का ज़्यादा वेटेज नहीं है, खासकर एनटीपीसी एग्जाम में साइंस सेक्शन का 4 से 5 सवाल, किसी किसी में आपको 6 सवाल पूछा जाता है। मैं अपना एनटीपीसी CPT 2 जिसमें कि 50 सवाल पूछा जाता है, उसका मैंने साइंस का स्क्रीनशॉट लेकर भेजा है, मात्र 4 सवाल पूछा है, ठीक ना। तो ज़्यादा वेटेज नहीं है। तो साइंस सेक्शन के लिए आपको कोई भी साइंस स्पेशल बुक की खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप यही बेसिक बुक में ही साइंस पीछे दिया रहता है, उसको ही पढ़ लेना है। कुछ टॉपिक्स होंगे जो मैं आपको बता दूंगा फर्दर आगे, उसको थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं कि इस टॉपिक्स को मैं तो भाई समझ गया कि कहाँ से टॉपिक लेना है, लेकिन कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले आप एक 20 से 30 रुपये का कॉपी लीजिए, और पर डे सोने से पहले आप 6 टॉपिक उस पर लिखिए। 6 टॉपिक कैसे, तो 3 जो बड़ा है टॉपिक और 3 छोटे टॉपिक हैं, ठीक ना। कैसे भाई लिखना है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखिए मैं 70th BPSC की
जो प्री है उसके लिए ये मैं खुद पढ़ रहा था इस चीज़ों को इसी हिसाब से ऐसा ही स्ट्रेटजी फॉलो करके। जैसे ये मैंने 12 अगस्त के लिए लिया था, तो 12 अगस्त के लिए मैंने 4 बड़े टॉपिक और 3 छोटे टॉपिक को लिया है। बड़े टॉपिक में IVC हो गया, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, आप हिंदी में कह सकते हो। उसके बाद मुगल साम्राज्य का अकबर के बारे में, और पॉलिटी का ये भाग 1, 2 और 3, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए 3 छोटे टॉपिक में मैंने पाल वंश, सेन वंश लिया था, उत्तर मुगल काल मैंने लिया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिया था, ठीक ना। एक और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि आप 15 अगस्त का देख लीजिए, जिसमें मैंने बड़े टॉपिक में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट लिया था, स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम मैंने लिया था, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी लिया था, गुप्ता का पार्ट 1 लिया था। कोई कोई ऐसे टॉपिक होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, तो उनको मैं पार्ट वाइज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। छोटे में मैंने लिया था गुर्जर प्रतिहार और चंदेल वंश, उसके बाद मूर्तिकला और स्थापत्य कला, राजपूताना डायनेस्टी। ऐसे ही करके मैंने सिलेबस को कंप्लीट किया है। फिलहाल में तो अभी तो डेट बढ़ गया है, फिर भी आगे पढ़ाई जारी है, ठीक ना। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि कैसे आपको टॉपिक डिसाइड करना है। तो ये चीज़ें होंगे, ये आपको समझ में आ गया कि 3 टॉपिक बड़े और 3 छोटे टॉपिक लेना है। अब देखिए, इसको आपने नोट कर लिया, हालांकि उस पर सक्सेस टैग उस कॉपी पर लिख लीजिएगा। यदि आप सफल होते हैं और उस चीज़ को मुझे आप दिखाएंगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और काफ़ी अच्छा भी लगेगा, ठीक ना। फर्दर आगे आपकी मर्जी है, ठीक। बाकी नोट कर लिए। अब देखिए, नोट तो कर लिए, आगे हमको अगले दिन पढ़ना है, तो कहाँ से पढ़ेंगे भाई? तो यदि आपके पास नोट्स है तो उस नोट से पढ़ेंगे, नहीं तो जो बेसिक बुक मैंने ये बताया, लूसेंट, किरण, क्राउन, अरिहंत दृष्टि, और भी सारे बुक होंगे आपके पास, जो भी होगा, या फिर खरीदेंगे तो उससे पढ़ना है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो सही है। मान लीजिए ऐसा कोई टॉपिक होगा जो कि आपको खुद से पढ़कर नहीं मजा आएगा, नहीं समझ में आएगा, तो उस टॉपिक को फर्दर आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे टीचर का वीडियो आएगा, वहाँ से उस टॉपिक को क्लियर करना है, यानी जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। और जब आप टीचर कोई पढ़ा देगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो जाएगा। उसके बाद 2 तरीके हैं इसको याद करने का। एक तो हाईलाइट कर सकते हैं, यानी ये जो बुक है, यदि मान लीजिए किरण पब्लिकेशन का है, तो किरण पब्लिकेशन का यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता टीचर से पढ़ लिए या खुद से भी पढ़ लिए, तो वहाँ आप चीज़ों को हाईलाइट कर लिए कि बाद में रिवीजन करने का काम आएगा, ठीक। यदि हाईलाइट कर लिए, यदि आपके पास समय कम है, बहुत सारे कैंडिडेट हाईलाइट को प्रेफर करते हैं शॉर्ट नोट्स के बजाय, क्योंकि वो सोचते हैं कि शॉर्ट नोट्स में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो हाईलाइट करते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ शॉर्ट नोट्स को, क्योंकि खुद मैंने ही इस चीज़ को फॉलो किया है। और शॉर्ट नोट्स बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आप एग्ज़ाम के अंत समय में क्या करोगे, रिवीजन करना चाहते हो, तो बहुत जल्दी रिवीजन कर लोगे। शॉर्ट नोट्स खुद का बनाया हुआ रहेगा तो सब चीज़ समझ में पहले आएगा और रिवीजन बहुत जल्दी होगा, फिर से दोबारा चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो आई होप आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं, इतना तो आप समझ गए होंगे इन सारी चीज़ों को कैसे क्या करना है। अब बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, आखिर शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे है। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका बताता हूँ। ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि आप हाईलाइट करते हैं तो ऐसे ही हाईलाइट किया जाता है, ठीक ना। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे करते हैं, ऐसे उनको पढ़ने में मज़ा आता है। तो कुछ टॉपिक्स मुझे भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो मैं ऐसे ही हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक। बाकी देखिए, मैं शॉर्ट नोट्स आपको बता रहा हूँ, चीज़ें थोड़ी सी बड़ी हो रही हैं वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि एक एक चीज़ आपको समझा दूँ कि फर्दर आपको कोई डाउट ना रहे इस टॉपिक से, ठीक। जैसे कि मेरे पास अभी ये आपको किरण पब्लिकेशन का जीके का बुक है, यहाँ से मैं कुछ टॉपिक्स उठाता हूँ। जैसे कि ये जियोग्राफी का मैंने उठा लिया एटमॉस्फेयर, उसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री में मैंने उठा लिया तुगलक वंश का ये MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद अगर एंशिएंट में उठाया जाए तो एंशिएंट में मैंने मगध राज उठा लिया, जिसमें हर्यक वंश, सुनाग वंश और नंद वंश। इन चीज़ों को कैसे अगर शॉर्ट नोट्स में बनाना हो तो कैसे बनाया जाएगा, या फिर मैंने कैसे बनाया था, ये आपको बता रहा हूँ। देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जियोग्राफी के एटमॉस्फेयर का ये शॉर्ट नोट्स है, ठीक ना। जिसमें मैंने क्या किया है कि एक पिक्टोरियल फॉर्म में एक पृथ्वी के रूप में ऐसे बनाया है, ठीक ना। पृथ्वी के रूप में बनाया, और जितने भी स्फीयर है यानी मंडल है वो ऊपर है, यानी पृथ्वी के ऊपर ही है मंडल। बीच में मध्य मंडल होता है, आपको पता ही है, मध्य मतलब बीच में ही होता है। और मध्य मंडल के इधर 2 मंडल और इधर 2 मंडल, यानी 5 है तो बीच वाला हो जाएगा, और ऊपर 2 और नीचे 2। जिसमें सबसे पृथ्वी के ऊपर रहता है आपको, मतलब जैसे पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल रहेगा, जिसकी ऊंचाई आपको 8 से 14 किलोमीटर है। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है, और समताप मंडल में ही आपको ओजोन परत आता है, जो कि जिसका की ऊंचाई 30 से 40 किलोमीटर तक होता है। लगभग ये अल्ट्रावायलेट रेज को जो है वो रोकता है, ठीक ना। बाकी फर्दर ये आगे लिखा हुआ है। तो कैसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, इन सभी चीज़ों को, टॉपिक को आप यदि बुक से कवर कर लेते हैं या फिर किसी टीचर से पढ़ते हैं, तो फिर अपने भाषा में इन सारी चीज़ों को लिखना है। देखिए कितना बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना इस बुक में, देखिए वायुमंडल यहाँ से यहाँ समझाया है आपको, सारी चीज़ों को यहाँ से यहाँ समझाया है। और इतने चीज़ों को मैंने इसमें सम्मिलित कर दिया, समाहित कर दिया है कि भाई क्षोभ मंडल में जीव जंतु रहते हैं, मौसमी घटनाएँ होती रहते हैं, बादल रहते हैं, हेलीकॉप्टर
उड़ते हैं, संवहनी धाराएं बहती रहती हैं। तो ये क्षोभ मंडल का हो गया। सप्तम मंडल में टेम्परेचर समान रहता है, इसलिए मौसम परिवर्तन नहीं होता है। वायुयान यहाँ उड़ते रहते हैं। वायुयान और हेलीकॉप्टर में अंतर है। वायुयान मतलब हवाई जहाज हो गया, और हेलीकॉप्टर जो आपको ये दिखाई देता है ईजिली, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने भाषा में शॉर्ट में लिख सकते हैं, और यही तरीका है एक बेहतरीन तैयारी का। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो देखिए टाइम नहीं लगेगा, ये यकीन मानिए। यदि आप एक बार आपको मज़ा आने लगेगा ना लिखने में और शॉर्ट नोट्स बनाने में, तो फिर काफ़ी जो आपकी तैयारी हो जाएगी। और वैसे भी मैंने आपको ज़्यादा थोड़ा ना बोला है, छः टॉपिक में 3 ही टॉपिक आपको लॉन्ग बोला है, और 3 तो शॉर्ट ही बोला है। 3 ही लॉन्ग बोला है और 3 ही शॉर्ट बोला है, ठीक ना। और वैसे भी यदि 6 टॉपिक आप पढ़ते हैं तो इन 100 दिनों में आप 6 शॉर्ट टॉपिक, और ये 600 टॉपिक से बाहर कभी भी आपको रेलवे द्वारा सवाल नहीं पूछा जाएगा, और कभी पूछा भी नहीं गया है, ठीक ना। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पर लेते हैं MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने क्या लिखा है कि ये गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद, यानी इसका पिता का नाम था, ये शासक बना था। इसका मूल नाम पूछता है जुन्ना खां है। ये दिल्ली का सर्वाधिक शिक्षित सुल्तान था, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे नीति लाया था जिसके कारण इसको विरोधी तत्वों का मिश्रण, स्वप्नशील, उसके बाद पागल, रक्त पिपासु, मूर्ख, बुद्धिमान कहा गया। इसने 5 विवादास्पद निर्णय लिए थे। क्या लिया था भाई? तो दोआब क्षेत्र में ये इसने 50% से ज़्यादा टैक्स लगा दिया था, जबकि वह अकाल पड़ा था। तो ये पागल है ना। है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। चांदी के स्थान पर इसने कांसा तांबे का सिक्का का यूज किया, जिसकी वैल्यू इसने बढ़ा दी, लेकिन ये तो इसको कोई भी बना देता था, इसलिए इसका मिसयूज होने लगा। उसके बाद इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया, दिल्ली से दौलताबाद कर दिया। जब ये देखा कि ये असफल हो गया राजधानी परिवर्तन करना, तो फिर इसकी वापसी कर दी। उसके बाद ये महत्वपूर्ण आपको पूछता है आपको खुरासन अभियान, यानी ये खुरासन के शासक पे आक्रमण करने के लिए इसने 3 लाख की फौज बनाया था, और सबको अग्रिम वेतन भी दिया था, ठीक ना। लेकिन अंत में ससुरा ये हमला ही नहीं करता है, वहाँ के शासक से संधि कर लेता है, जिससे जो यहाँ के सैनिक होते हैं, इसके सैनिक होते हैं, वो मतलब नाराज़ हो जाते हैं। तो इनको विद्रोह को बचाने के लिए ये क्या करता है कि कराचल अभियान करा देता है। हिमालय के दुर्गम चोटियों के लिए भेज देता है सेना को, और वहाँ बहुत सारे ऐसे सैनिक होते हैं जो कि आपसी विवाद में लड़कर मतलब मर जाते हैं। तो ये इसके 5 जो हैं विवादास्पद निर्णय हैं। इसने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म भी बहुत सारे किए हैं। दीवाने कोही नामक विभाग इसने चालू किया था। फसल चक्र प्रणाली, अकाल संहिता, तकाबी जो रीढ़ है वो इसने शुरू किया था। इसके समय बहुत तेज़ी से बिखराव भी हुआ है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ है। 1347 में बहमनी का स्थापना हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को यदि आप पढ़ लेंगे तो ये लिखने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक ना। ये लिखने में टाइम बिल्कुल ही नहीं लगेगा, और आप एक बार करके तो देखिए, ठीक ना। बाकी मैं आपको और भी बताऊंगा कि यदि आप चुपचाप दूसरे का नोट्स चाहते हैं तो मैं अपना नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा, वो मैं आगे फर्दर आपको कैसे बताता हूँ, पर इस चीज़ों को समझिए, ठीक। लेकिन मेरा यकीन मानिए कि अगर आप खुद से बनाएंगे ना तो ये काफ़ी आपको लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि ये देख लीजिए, ये एंशिएंट हिस्ट्री में आपको बिंबिसार हो गया, यानी हर्यक वंश का हो गया। तो ये जो बिंबिसार है, बिंबिसार आपको जो है वो प्रथम शक्तिशाली शासक था, वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी राजगिरी को बनाया था। साम्राज्य विस्तार के लिए इसने अलग अलग नीतियाँ अपनाई, युद्ध नीति, वैवाहिक संबंध, और ये मित्रता निभाया। युद्ध में इसने ब्रह्मदत्त को हराया था, अंगराजा का। उसका विवाह किया था, 4 गो विवाह किया था। जैसे कि पहली जो विवाह किया था वो प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से दहेज में इसको काशी मिल गया था। दूसरी पत्नी जो थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना थी, जो कि अजातशत्रु की माँ थी। तीसरी पत्नी आपको मध्य प्रदेश यानी जो भद्र देश जो है पंजाब, वो उसकी राजकुमारी क्षेमा थी। चौथी पत्नी जो है वो आम्रपाली थी। तो यहाँ से इसने वैवाहिक संबंध से विस्तार किए थे। उसके बाद मित्रता से ये जीवक को भेज दिया था, जो राजा चंद्र प्रंदोत है वो कोई रोग से ग्रसित थे, तो इलाज के लिए भेज दिया था। तो वो अपना मिला लिया था, यानी मित्रता से इस राज्य को मिला लिया था, ठीक ना। तो इन सभी चीज़ों को यदि आप पढ़ेंगे तो उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएगी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको अच्छे से समझा ही दे रहा हूँ, इतना दिखाने से अच्छा एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ये शिशुनाग वंश आपको दिखाई दे रहा है। देखिए शिशुनाग वंश है, तो शिशुनाग वंश में लिखा है ना कि नागदर्शक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईस्वी में की थी। शिशुनाग ने अवंती राज्य को मगध में मिलाया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली बनाई। शिशुनाग वंश का प्रवर्ती शासक यानी उसका अगला शासक जो है कालाशोक 394 में हुआ। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई। पुराणों में इसे काकमण कहा गया। द्वितीय बौद्ध संधि इसी के समय हुआ था, और अंतिम शासक जो था शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन था। तो इसी को कैसे मैंने लिखा है तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए कि ये शिशुनाग हो गया। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है, और ये 412 से 344 BC ये चलता है, ठीक ना। उसके बाद बात करते हैं तो ये हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदर्शक की हत्या करके आता है, अपनी पाटलिपुत्र से हटाकर राजधानी वैशाली बनाता है। अवंती व वत्स को मगध में मिला लिया। इसका उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ, जिसको कि पुराणों में काकमण कहा गया। काकमण मतलब कौवा जैसा काला था। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई। इसने पुनः अपनी राजधानी जो है वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को कर दिया, और अंतिम शासक नंदीवर्धन था। इन सभी चीज़ों को आप एक बेहतरीन तरीके से शॉर्ट में लिख सकते हैं। इससे भी अपने अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, आपकी तो राइटिंग भी और अच्छी होगी, और बहुत सारी चीज़ें आपके अच्छे होंगे, तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मैंने ओवरव्यू के तौर पर आपको बता दिया।
दिया। और भी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि ये साइंस का है। साइंस का देख लीजिए, साइंस में ये बार बार पूछता है कि सॉलिड से लिक्विड होने की अवस्था क्या कहलाता है, तो मेल्टिंग कहलाता है। लिक्विड से गैस होने का वेपराइजेशन कहलाता है। गैस से प्लाज्मा होना आयोनाइजेशन कहलाता है। प्लाज्मा से गैस होना रिकॉम्बाइनेशन कहलाता है। गैस से लिक्विड होना कंडेंसेशन कहलाता है। लिक्विड से सॉलिड होना फ्रीजिंग कहलाता है। यदि सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाए तो सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस से यदि डायरेक्ट सॉलिड हो जाए तो डिपोजिशन कहलाता है। ये बार बार पूछता है ना, तो देखिए ये सारी चीज़ों को लिख कर न लिख कर कितने शॉर्ट में मैंने यह चीज़ लिख दिया, और ये बार बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि एक बार लिख लीजिए और एक बार रिवीजन कर लेंगे ना, तो ये चीज़ें जो है वो हमेशा याद रहेंगी। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे ये देख लीजिए, ये बायोलॉजी का मेरा शॉर्ट नोट्स है, जिसमें मैंने ब्रेन के बारे में लिखा है कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम का फंक्शन में काम है मेमोरी पावर, IQ, थिंकिंग लेवल, इंटेलिजेंसी, यानी कितना आप तेज हैं, IQ कितना आपका काम कर रहा है, कोई भी चीज़ें याद रह रही हैं, ये आपको डिपेंड कर रहा है सेरिब्रम पर। वही थैलेमस, हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने लिखा है कि ये बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। जैसे मान लीजिए दर्द हो रहा है, कोई आपको 4 थप्पड़ दे दिया गाल पे, तो आपको दर्द होगा ना, तो वो चीज़ें थैलेमस बताएगा कि हाँ भाई कोई किसी ने मारा है। बाहर से गर्मी लग रहा है, ठंडी लग रहा है, कोई प्रेशर है, या कोई किसी चीज़ को सूंघ रहे हैं तो बदबू आ रही है या सुगंध आ रहा है, ये सारी चीज़ें बाहरी वातावरण का ज्ञान थैलेमस देता है। हाइपोथैलेमस वही इंटरनल चीज़ों को बताता है, यानी अंदर की टेम्परेचर बताता है। दर्द, यानी मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड धोखा दे दी तो आपका दिल दर्द करता है ना, कहता है अरे बहुत दिल दर्द कर रहा है, तो वही हाइपोथैलेमस ये बताता है, ठीक ना। बाकी पसीना प्यास, ये सब भूख प्यास जो होता है वो आपको हाइपोथैलेमस पे ही डिपेंड करता है। बाकी आप ये मिड ब्रेन जो है, ये मिड ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं, कार्पोरा सेरिब्रल। हिंड ब्रेन के भी आपको 2 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेंटा। सेरिबेलम का मेनली फंक्शन होता है ऐच्छिक मांसपेशियों पर कंट्रोल करता है, यानी जो हमारी इच्छा के अनुसार है शरीर पर बैलेंस करता है, बोलने पर कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ सेरिबेलम के अंतर्गत आता है। जब आप शराब पी लेता है शराबी, तो ये ऐच्छिक मांसपेशियों पर कंट्रोल कहाँ रहता है, कुछ को बोलने लगता है, गिरने लगता है, तो ये आपको सेरिबेलम पर डिपेंड करता है, ठीक ना, यानी सेरिबेलम में उसका डिसऑर्डर हो जाता है। अब बात करते हैं मेडुला ऑब्लिगेंटा का, तो ये तो लास्ट है। मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है वो ब्रेन का सबसे पिछला भाग होता है, और ये अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा से न चले, जैसे सांस लेना, पाचन करना, हार्ट बीट ये करना, ये सब हमारे इच्छा पर थोड़े ना डिपेंड है। और जब चाहेंगे तब हार्ट बीट चलता रहेगा, जब चाहेंगे तब रोक देंगे, नहीं ना रोक देंगे। हाँ, आप मारना ही चाहेंगे तो सांस रोक कर मर सकते हैं, लेकिन ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि ये जो है इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल मेडुला ऑब्लिगेंटा करता है। तो देखिए ब्रेन का कितना बड़ा पार्ट है, जिसको मैंने एक ही पेज में कवर कर लिया है, ठीक ना। तो इन सब ऐसे ही आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, और भी मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ, जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, भले ही थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन चीज़ों का बारीकी से समझिए। जैसे आपको स्क्रीन पर और दिखा दे रहा हूँ, देखिए, जैसे देखिए पूछता है परीक्षा में कि देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है, तो वह आपको विशाख दत्त की रचना है, ठीक ना। यह मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ। और जिसमें कि देखिए मैंने आपको दिखाया है कि समुद्रगुप्त और दत्त देवी, इनका शादी हुआ था। शादी ये अंगूठी टाइप का जैसे रिंग होता है ना, तो मैंने ऐसा ही बनाता हूँ जब भी नोट्स बनाता हूँ। तो इनका शादी से आपको जो है 2 पुत्र हुए थे। बड़ा बेटा का नाम रामगुप्त था, छोटा बेटा का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ 1 2 3 ऐसे करके मैंने लिखा है, और फर्दर आगे भी डिटेल्स में भी मैंने आगे लिख दिया है कि पहला जो काम है वो ये हुआ था कि शक राजा था, जो शक राजा रामगुप्त को हमला करता है, शक द्वारा रामगुप्त पर हमला होता है। और उसके बाद जो दूसरा काम होता है, घेराबंदी के दौरान ध्रुव देवी को शत्रु के सामने आत्मसमर्पण कर लेता है। रामगुप्त का ब्याह ध्रुव देवी से हुआ था। रामगुप्त जो करता है, क्या करता है कि मतलब इससे आक्रमण न करके वो डर के मारे ध्रुव देवी यानी अपनी पत्नी को शक राजाओं के सामने आत्मसमर्पण कर लेता है। और 2 भी यहाँ मैंने लिखा है कि जो ध्रुव देवी है वो शक राजा के कब्जे में आ जाती है। उसके बाद तीसरा कारण क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है भाई, वो शक राजाओं को जाकर हराता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक को पराजित करता है और ध्रुव देवी को वहाँ से छुड़ा लेता है। ध्रुव देवी को वहाँ से क्या कर लेता है भाई, छुड़ा लेता है, ठीक ना। हालांकि ये भेष बदल कर, औरत के भेष बदल कर गया था, ठीक। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा मैंने ये चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवियों के आपस में संबंध बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय व ध्रुव देवी ने मिलकर षड्यंत्र बनाया, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी, और उसके बाद चंद्रगुप्त और ध्रुव देवी का आपस में शादी हो जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे कैसे क्या करना है। ज़्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है, इन चीज़ों को आपस में ही रिकॉल करना है। जैसे कि आप ये हर्षवर्धन के भी समय देख सकते हैं कि उसके जो बहन यानी उसका जो जीजा है उस पर आक्रमण कर दिया था देवगुप्त, उसको मार दिया था, शशांक का दोस्त था। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। जैसे ये गौतम बुद्ध के बारे में देख लीजिए। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था सुधोधन, गौतम जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था ना, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा का पुत्र आपको राहुल था, और इनके पिता का नाम सुधोधन था। सुधोधन की शादी माया देवी से हुई थी, माया देवी इनकी माता का नाम था, जो कि आपको 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी जन्म देने के बाद। तो फिर इन्होंने शादी किया था उनकी मौसी गौतमी से, प्रजापति गौतमी जो है उनसे शादी इन्होंने किया था, और उनका जो पुत्र का नाम था वो नाम देता। तो ऐसे आप चीज़ों को लिख कर शॉर्ट में आप इसको मतलब कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी शॉर्ट में और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये जियोग्राफी का हो गया, आपका टोपोग्राफी का हो गया, और ये आप फंसते होंगे काफ़ी इकोनॉमिक्स में, आप फंसते होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, रेपो रेट, बेस रेट, MSF, तो इसको भी मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं।
जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ये जनता हो गया, यानी हम लोग हो गए। तो हम लोग को अगर पैसे की ज़रूरत होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? तो कमर्शियल बैंक यानी जो वाणिज्य बैंक होते हैं उनके पास, जैसे कि एसबीआई हो गया, यूको बैंक हो गया, पीएनबी हो गया, एचडीएफसी हो गया, यूबीआई हो गया, यही तो जाते हैं। लेकिन यदि इनको ज़रूरत पड़ता है तो ये भाई कहाँ जाएंगे? ये तो जाएंगे आरबीआई के पास, इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए, अगर जो वाणिज्य बैंक है यानी कमर्शियल बैंक है, ये जिस रेट पर हमको लोन देती है या फिर पैसा देती है उसको बेस रेट या फिर पीएलआर बोला जाता है, ठीक ना। इसमें भी अंतर है, मैं आगे आपको बता दूंगा। और बाकी अगर आरबीआई देती है जिस रेट पे, उसको रेपो रेट, बैंक रेट या फिर एमएसएफ बोला जाता है। और मान लीजिए जो ये है वाणिज्य बैंक, अगर ये आरबीआई को देता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा होता है, यानी देना तो चाहिए आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा है वो देगा, लेकिन ये उल्टा यही दे रहे हैं, यानी वाणिज्य बैंक ही आरबीआई को दे रहे हैं, इसलिए रिवर्स हो रहा है, इसलिए इसको रिवर्स रेपो रेट बोला गया, ठीक ना। तो ऐसे बना लेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बार बार परीक्षा में पूछता है कि बैंक रेट कौन किसको देता है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है, अरे यार आरबीआई देता है कि वाणिज्य बैंक देता है, कौन देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक ना। या डिटेल्स में भी है कि रेपो रेट जो है वो अल्पकाल के लिए होता है, बैंक रेट जो है वो दीर्घकाल के लिए होता है, एमएसएफ जो होता है वो अति अल्पकाल के लिए होता है, ठीक ना। रिवर्स रेपो रेट जो होता है ये भी आपको, रिवर्स रेपो रेट जो होता है अल्पकाल के लिए ही होता है, ठीक। बाकी ये पीएलआर और जो बेस रेट है, पीएलआर जो होता है वो प्राइमरी लैंडिंग रेट होता है जिस पे ग्राहकों को दिया जाता है। बेस रेट थोड़ा सा पीएलआर के अपेक्षा थोड़ा कम रहता है, ये फेवरेट कस्टमर को बैंक जो है देता है, ठीक ना। जैसे मानकर चलिए कि मैं और आप अगर एसबीआई में गए तो मैं फेवरेट कस्टमर उसका कब हो सकता हूँ? जब मैं बार बार जाता हूँ, उसके मतलब काम करता हूँ, फर्दर हमारा लेन देन होता रहता है, और आप गए कल ही खाता खुलवाए, आज ही जाकर लोन मांगने लगे, तो आप फेवरेट कस्टमर उसका थोड़े ना होंगे, आपको प्राइमरी लैंडिंग रेट पर वो दे देगा, ठीक ना। बाकी एक सीआरआर भी होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि एनडीडीएल का कुछ भाग बैंक जो है वो आरबीआई को जमा करना होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि आप किसी बैंक में, जैसे मान लीजिए कि यूनियन बैंक है, यूनियन बैंक में खाता खुलवा लिए, हो सकता है यूनियन बैंक कल भाग जाए, तो आप किसके पास जाएंगे? सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट से आप पूछेंगे। इसलिए आरबीआई अपने पास कुछ पैसा ले लेता है, रख लेता है कि भाई भाग जाओगे तो फर्दर मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, तो कुछ पैसा दे दूंगा, उसके बाद तुमको ढूंढूंगा। वैसे ही एसएलआर होता है, एसएलआर में ये होता है कि कुछ भाग अपने पास रखना होता है बैंक को, कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन कोई निकालने ही वाला सिर्फ आए, यानी कोई जमा ना पैसा करे, सिर्फ निकालने वाला है, तो पैसा रहेगा तभी तो किसी को दोगे, नहीं तो हंगामा हो जाएगा, लोग हंगामा करने लगेंगे कि पैसा नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है, ऐसे ही नोट्स बनाना है, ऐसे शॉर्ट सारी चीज़ें करना है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी देख लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी का यदि रेट बढ़ता है तो रेट बढ़ जाता है, ब्याज बढ़ जाएगा, लोन जो है वो कम होने लगेंगे, कैश कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा, आपको मुद्रास्फीति यानी जो महंगाई कहलाता है वो कम हो जाएगा। इसको भी मैं आपको एक मतलब थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ, ये बार बार परीक्षा में पूछता है। जैसे कि बेसिकली ये मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इसको नियंत्रण करने के लिए क्यों कहा जाता है? सरकार ये चाहती है कि कभी भी किसी भी जनता के हाथ में कैश पैसा ना रहे। मार्केट में यदि ज़्यादा कैश पैसा रहेगा तो कैश पैसा को ही लिक्विडिटी या फिर तरलता बोलते हैं। तो यदि आपके पास ज़्यादा पैसा कैश पैसा रहेगा तो आप मोल मुलाई ना करके चीज़ों को आप मतलब खरीदने लगोगे और महंगाई बढ़ा दोगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यदि आप 20 रुपया है तो 20 रुपया में आप मैनेज करना चाहोगे। यदि कल गए आपके पास 2000 रुपया हो जाएगा तो जो चीज़ें आप नहीं खरीदते थे उसको आप मतलब उससे ज़्यादा पैसे में आप खरीदने के लिए तैयार हो जाते हो। तो यही महंगाई बढ़ाने का कारण होता है। तो इसलिए कभी कभी सरकार कहती है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी के रेट को बढ़ा दो, क्योंकि भाई जो बैंक है वो तो जाकर मांगेंगे पैसा किससे? तो आरबीआई से। तो आरबीआई जब रेट बढ़ा देगा, जब मान लीजिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आरबीआई रेट बढ़ा देगा तो पीएनबी थोड़ा ना इस रेट से कम रेट में जनता को देगा, नहीं देगा ना, इससे तो ज़्यादा ही में देगा। यानी जैसे आरबीआई अगर 5% रेट किया है तो पीएनबी इससे तो ज़्यादा ही करेगा, 5% से ज़्यादा ही करेगा। तो इसलिए जब ज़्यादा कर देगा तो क्या होगा कि जो रेट है बढ़ जाएगा तो लोन कम लेने लगेंगे। जब लोन कम लेंगे तो जो मार्केट में कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा तो डिमांड भी कम हो जाएगा। आपके पास पैसा रहेगा तभी तो किसी चीज़ का डिमांड कीजिएगा। और प्राइस भी कम करना पड़ेगा लोगों को, यानी जो दुकानदार है उसको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई आया भी नहीं करेगा पैसा सामान खरीदने के लिए, और जिससे कि जो है महंगाई वो घट जाएगी। और ठीक इसका उल्टा यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आई होप मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया कि आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपको ये लग रहा होगा कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा आप बिजीएस्ट पर्सन हैं, नहीं ऐसा कर सकते हैं, तो फिर आप हाइलाइटर का यूज़ करके आप चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने बुक भी बता दिया, सारी चीज़ बता दिया। लेकिन यदि मेरा मानिएगा बात, आपके पास अच्छा खासा समय है, फर्दर आगे भविष्य में बहुत सारे एग्जाम होंगे, तो उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स एक बना लीजिएगा तो काफ़ी आपको हेल्प होगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे। हम लोग का आगे अगला चीज़ क्या था देख लेते हैं। वो था कि इतना तो हम लोग कर लिए, अब रिवीजन और प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? ये सवाल उठता है ना कि भाई रिवीजन और प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो देखिए, रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आप पढ़ाई किए हैं,
जिस दिन वो चीज़ उस चीज़ को पढ़ लिए हैं उसके अगले दिन हल्का सा उस चीज़ को देख लेना है। यानी नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे उस चीज़ को आपको थोड़ा सा देख लेना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आज आपने पढ़ा तो कल सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यदि हाईलाइट किए हो तो हाईलाइट वाली चीज़ों को देख लीजिए, या फिर शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो शॉर्ट नोट्स वाली चीज़ों को आप देख लेंगे तो काफ़ी कुछ आपको कवर हो जाएगा। बाकी संडे के दिन क्या करना है, संडे के दिन आपको फर्दर कुछ भी नहीं करना है। संडे के दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। संडे के दिन क्या करना है, रिवीजन करना है। पढ़ाई आपको 6 दिन ही करनी है। 7वां दिन जो संडे आता है, संडे के दिन आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, आपके पास बुक होगा, कि जैसे भी फर्दर जो भी आपको अच्छा लगा होगा उसके अनुसार आप जितने भी 6 दिन में पढ़े होंगे उसको प्रॉपर रिवीजन करना है। और इतना यदि आप कर लेते हैं तो फिर आप 90 दिन पढ़ाई प्लस 10 दिन जो है वो कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे, और साथ ही साथ सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है इसके लिए मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस चुपचाप आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइएगा, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको किरण पब्लिकेशन का ये चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर का बुक मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ लैंग्वेज यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा, जिसमें इन्होंने बताया है कि किस चैप्टर से इन्होंने कितना सवाल कितने परसेंट वेटेज है, सारी चीज़ों की इनके पास जानकारी है और इस बुक में दिया हुआ है। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करना चाहिए, ठीक ना। फर्दर फालतू चीज़ों से प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कैसे नेचर पूछे जाते हैं, परीक्षा पूछने का तरीका कैसा है सवालों को, ठीक। अब देखिए, अब मेरा सजेशन यहाँ मैं आपको लिखा हूँ कि कुछ मेरा सजेशन है, माय सजेशन। उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब है, यानी ये आप चाहते हैं वीडियो अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब मेरा सजेशन क्या है कि यदि खुद से इतना कर लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आपकी जो नंबर है ना, आप इतना करके देखिए, जिस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे, शॉर्ट नोट्स बना लेंगे या फिर हाईलाइट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो फिर फर्दर अगर कोई भी मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो तो वहाँ से यदि सवाल आएगा ना तो आप फंसेगा ही नहीं, वो चुपचाप आप उसको क्लियर कर लेंगे, तो आपको ज़रूर इंप्रूवमेंट मिलेगा, ठीक ना। नहीं तो मैं आपको डेली एक वीडियो जो कि शॉर्ट वीडियो के रूप में हो सकता है, मैं आपको बना दूंगा, जिसमें मैं आपके लिए क्या करूंगा कि मैं टॉपिक में ही बना दूंगा। मैं बता दूंगा कि कौन कौन से आपको 3 बड़े टॉपिक और कौन कौन से 3 छोटे टॉपिक आपको पढ़ना है, जिससे कि आपको सिस्टमेटिक तरीके से एक रेगुलर वे में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भाई आपको क्या करना है कि इस वीडियो में कम से कम 100 कमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए बिजी पर्सन मैं भी हूँ, मेरी भी पढ़ाई चलती है, और आपको पता ही है कि ड्यूटी भी पीरियड में काफ़ी मतलब ड्यूटी रहता है, तो उसमें तो कुछ आदमी कर नहीं सकता। इसलिए अगर आप कहेंगे लगभग 100 लड़के या फिर लड़की कमेंट करते हैं तो फिर आगे मैं ज़रूर आपके लिए नेक्स्ट 1-2 दिन में शुरू करूंगा, आपके लिए ये टारगेट मैं शुरू करूंगा। आपको 100 दिनों के लिए 600 टॉपिक मैं बनाऊंगा, और पर डे आपको 3 बड़े और 3 छोटे टॉपिक दूंगा, और वहाँ से आपको बस पढ़ाई करने हैं। उस पर फर्दर मैं आपको टेस्ट भी लूँगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, कभी कभी मैं लाइव आकर भी सवाल पूछ सकता हूं। लेकिन यदि आप खुद से ये सारी चीज़ों को कर लेते हैं तो बहुत बेहतरीन चीज़ है। तब तो भाई मेरा भी टाइम बच जाएगा, और खुद आप भी मतलब खुद से कर लोगे तो इससे तो बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन यदि आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं आपका हेल्प कर दूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि खुद मेरे पास सेटअप होता तो मैं पढ़ा देता, रिवीजन भी करा देता, लेकिन थोड़ा टाइम भी नहीं है और सेटअप भी नहीं है ऐसा कुछ कि मैं आपको पढ़ा दूँ, कैमरा वैमरा जैसे ये सब होता होगा, वो सब सारी चीज़ नहीं है, ठीक। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं बहुत सारे शॉर्ट नोट्स अपना प्रोवाइड कराता रहता हूँ। कोई भी ऐसे होते हैं टॉपिक जो जहाँ से आप फंसते होंगे तो मैं समझ जाऊँगा, क्योंकि मैंने खुद पढ़ाई की है, तो मुझे पता है कि ऐसा शॉर्ट नोट्स कहीं नहीं मिलेगा, या फिर इस चीज़ों को नहीं बनाओगे। जैसे बायोलॉजी का बहुत सारे टॉपिक हो गया, जैसे सेल हो गया, तो सेल को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे या बना पाओगे, तो मैं अपना शॉर्ट नोट दे दूँगा वहाँ से, तो वहाँ से आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो बेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक चीज़ बीच में मैं बताना भूल गया था, वो है स्टैटिक जीके के बारे में। तो देखिए, स्टैटिक जीके को लेकर भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी ये सब्जेक्ट मैंने बताया है ना, इसके ही कुछ पार्ट स्टैटिक में आते हैं। जैसे हिस्ट्री का कुछ टॉपिक स्टैटिक में आ जाएगा, ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक स्टैटिक में आ जाएगा, और वैसे भी ये जितने भी मैंने आपको बुक बताए थे, इनमें से किसी एक बुक को लेना है, और उसका यदि आप पीछे देखेंगे तो एक मिसलेनियस या फिर विविध नाम का सेक्शन होगा, उसके बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो स्टैटिक में आ जाते हैं। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, फाइल सेक्शन में मैं एक बेहतरीन स्टैटिक जीके का बुक का जो PDF है वो प्रोवाइड करा दिया हूँ, वहाँ से आप टॉपिक उठाइएगा, या फिर मुझे भी यदि वीडियो बनाना होगा आप बताएंगे तो फिर मैं वहीं से टॉपिक उठाऊँगा, और उसके अलावा आपको स्टैटिक जीके के लिए कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।